अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज आप सभी स्टूडेंट्स का आज की इस ऑनलाइन क्लास में इस्तकबाल करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है समाजी मजहबी इस्लाहात की तहरीकें। इस सेशन में इस चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ समझ लिया। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। लास्ट टाइम हमने नारायण गुरु तक समझा था, पेज नंबर 48। आगे हम बात करते हैं कुंद कोरी वर्लिस लंगम के। वर्लिस लंगम का जन्म ईस्वी सन 1848 में आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी ज़िले में हुआ था। उन पर भारतीय और मजहबी दोनों तहज़ीबों का गहरा असर था। वो खुद भी दोनों तहज़ीबों के लिए अच्छे ख्यालात रखते थे। वो एक बेहतर मुसन्निफ़ थे और उनकी तसनीफ़ात ने तेलुगु अदब को मालामाल किया था। नाम से ही समझ सकते हैं इनके नाम के हिसाब से। तेलुगु ज़बान में ज़्यादा माहिर थे। वो सफ़िया अव्वल के समाजी इस्लाहकार भी थे, इसलिए उन्होंने समाजी इस्लाह के लिए राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की बुनियाद डाली थी। ये जो है ये भी हम जो समाजी इस्लाहत में पढ़ रहे हैं, जैसे राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले, स्वामी विवेकानंद, इन सब की तरह ही ये भी थे वर्लिस लंगम, जिन्होंने समाजी इस्लाहत के लिए बहुत सा काम किए। इन्होंने शादी तिफ़्ल, बचपन की शादी, ज़ात पात की जो मुखालिफत थी उसको रोका। निस बेवाओं की शादी, तालीम नुस्वा पर भी जोर दिया। उन्होंने बेवाओं की शादी, नौ आबादकारी और रिश्वतखोरी को दूर करने के लिए ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने बेसहारा लोगों को और औरतों और बच्चों के लिए स्कूलें भी खुलवाई। इसके अलावा उन्होंने राजमुंदरी में, जहाँ पे वो पैदा हुए थे, वहाँ पर उन्होंने हथकारी सभा की बुनियाद डाली। याद रखना है, हथकारी सभा की उन्होंने बुनियाद डाली थी। तो ये बात हुई कुंद कोरी वर्लिस लंगम की। इसके बाद जो है आपका टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बोर्ड के एग्ज़ाम से रिलेटेड, यूनिट टेस्ट से रिलेटेड, या फिर कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो जो 12th में हो, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें से आपका सेक्शन A, B, C, D और E ओवरऑल सभी में अलग अलग मार्क्स के हिसाब से पूछा जाता है। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है थियोसॉफिकल सोसाइटी। चलिए समझते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये एक बैनुल-अक़वामी इदारा है। थियोसॉफी लफ्ज़ ग्रीक ज़बान से लिया गया है। ग्रीक ज़बान में थियो का मतलब होता है ईश्वर और सोफिया के मानी होते हैं इल्म। ये दोनों लफ्ज़ से बना है थियोसॉफी लफ्ज़। इसका मतलब होता है ईश्वर से ताल्लुक़ रखने वाला इल्म। ठीक है, कौन सा इदारा है? बैनुल-अक़वामी इदारा है, जो देश के बाहर भी काम चलता ही था इस इदारे का, और बाद में ये इंडिया में भी आया। दो लफ्ज़ों से बना है, थियो और सोफिया। दोनों का मतलब होता है, मिलकर जो लफ्ज़ बना है उसका मतलब होता है ईश्वर से ताल्लुक़ रखने वाला इल्म। इस इदारे की बुनियाद 1875 में अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर में मैडम ब्लूडिस्की नामी एक रूसी औरत और उनके साथ थे कर्नल H.S. आलकोट नामी अमेरिकन फ़ौजी अफसर, इन्होंने रखी थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीय तहज़ीब को दोबारा तरक्की मिले और मदद करे, इसलिए उन्हें भारत आने की दावत दी। किनको? मैडम ब्लूडिस्की और कर्नल H.S. आलकोट को, जिसको कबूल करके वो दोनों भारत में आए। और भारत में चेन्नई के करीब अडियार मुकाम पर उन्होंने 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की बुनियाद रखी। याद रखना है, 1882। इस इदारे के अहम 3 मकसद थे। कितने मकसद थे? 3। फर्स्ट है आलमी भाईचारे का एहसास में भरोसा, कदीम मज़ाहिब, दर्शन और साइंस के तवाज़नी मुतालबे को बढ़ावा देना। मतलब ये बताना कि जो हमारे कदीम शास्त्र है वो भी कितने इम्पोर्टेंट है। तीसरा है फ़ितरी क़ानून की तहक़ीक़ और इंसान में रूहानी क़ुव्वतों का फ़रोग़। ये 3 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। इस इदारे का मेन मकसद यही था और इससे रिलेटेड इदारे काम करता था। इनसे जुड़ी हुई है श्रीमती एनी बेसेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। श्रीमती एनी बेसेंट आयरिश खातून ने भारत में आकर थियोसॉफिकल सोसाइटी का काम संभाला। उनकी सरगर्मियों से भारत में कौमी तहरीक को बेहतर फ़रोग़ तरगीब हासिल हुई। उनका अक़ीदा था कि भारत के दौरे हाज़िर के मसाइल का हल उनके कदीम ख़यालात और तंजीमों की तश्कील न करने से मिल सकेगा। ज़ात पात या मज़हब के किसी भी किस्म के फ़र्क के बिना आलमी भाईचारे का अजीम ख्याल करने की कोशिश इन्होंने की।
अपने मकसद का फैलाव करने के लिए इन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की बुनियाद डाली, जो बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के तौर पर मशहूर हुई। इसके अलावा उन्होंने भारत में स्काउट और गर्ल्स गाइड की सरगर्मियाँ शुरू की। इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट 1916 में चेन्नई में होम रूल लीग कायम किया और इसके ज़रिए भारत की आज़ादी के लिए सरगर्म तहरीकें की। उन्होंने अखबारी आज़ादी के लिए भी बहुत मेहनत की। लिहाजा एनी बेसंट ने भारत की तहज़ीब की तामीर नौ के लिए लोगों के कौमी एहसास का फ़रोग़ दिया, लोगों को कौमी एहसास दिलाया। इस तरह उन्होंने भारतीय समाज और मुल्क के अनमोल खिदमत की। ख़ासकर जनूबी भारत में इस्लाही शोबे में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अहम अतिया रहा है। ये जो सोसाइटी है, जो एक तंजीम बनाई गई थी, उसका मेन मकसद यही था कि आज़ादी के लिए लोगों को जागरूक करना, कौमी इत्तेहाद में यकीन दिलाना। नेक्स्ट है सर सैयद अहमद ख़ान और अलीगढ़ तहरीक। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में हमें पता ही होगा और उसका नाम आए तो सर सैयद अहमद ख़ान का नाम तो उनसे जुड़ा ही हुआ है। समझते हैं 19वीं सदी में हिंदुओं की तरह मुस्लिम समाज में भी इस्लाह के लिए तहरीकें हुई। जिस तरह से हिंदू समाज में तहरीकें हो रही थी, इसी तरह मुस्लिम समाज में भी तहरीकें हुई। शुरुआत में उत्तर प्रदेश में राय बरेली के सर सैयद अहमद बरेलवी और बंगाल की शरीयतुल्लाह जैसे रहनुमा की रहबरी में मुसलमानों में भी समाजी और मजहबी बेदारी की शुरुआत हुई। शुरुआत में ज़्यादातर मुसलमानों ने मगरिबी तालीम से अपने आप को अलग रखना पसंद किया। मगरिबी तालीम मतलब अंग्रेज़ी तालीम उन्हें पसंद नहीं थी, इसलिए वो उसको ज़्यादा जानने की कोशिश भी नहीं करते थे। 1857 के गदर के बाद मुसलमानों ने समाजी और मजहबी इस्लाहात की तरफ ध्यान दिया। सर सैयद अहमद बरेलवी की रहबरी में वहाबी नाम की एक तहरीक शुरू की गई और इस तहरीक ने मुसलमानों का जदीद ख़यालात का फैलाव करके उनकी तरक्की के लिए कोशिशें की। वहाबी तहरीक, फरीदी तहरीक के बाद मज़हब और समाज में सुधार लाने के लिए मौलवी चिराग अली और सर सैयद अहमद अली ख़ान जैसे मुस्लिहीन ने बहुत सारी कोशिशें की। हम बात करते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान का जन्म कैसे हुआ था और किस तरह से अपनी ज़िंदगी में आगे कामयाबी हासिल की। सर सैयद अहमद ख़ान का जन्म मुग़ल दरबार के उमरा ख़ानदान में हुआ था। 1857 गदर के वक्त वो कंपनी की हुकूमत में मुलाजिम थे, कंपनी के वफ़ादार भी थे। मुलाजिमत से सबकदोश होने के बाद वो इंग्लैंड गए और मगरबी फ़राक़ ख़याल से मुतासिर हुए। उन्होंने मुसलमानों को एक ख़ास मैसेज दिया। उन्होंने मुसलमानों को सुस्ती छोड़कर मगरिबी तालीम हासिल करने के लिए ललकारा। उन्होंने लोगों को अंग्रेज़ी तालीम हासिल करने के लिए कहा। तहज़ीबुल इखलाक नाम एक रसाला शुरू किया। उन्होंने अलीगढ़ में मुस्लिम मदरसा और बाद में स्कूल और एंग्लो मूवमेंट ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद डाली, जो बाद में तरक्की पाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर हुई। याद रखना है, पहले इसका नाम था एंग्लो मूवमेंट ओरिएंटल कॉलेज, बाद में ये मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से पहचाने जाने लगे। इस दौर का अलीगढ़ शहर वहाँ के कॉलेज इस्लाह की सरगर्मियों में इमदादी मरकज़ बना, जिससे मुस्लिम समाज की समाज और मजहबी इस्लाह के लिए उन्होंने कोशिशें की। सर सैयद अहमद ख़ान ने अंग्रेज़ी अदब और साइंस से मरबूत किताबों का उर्दू में तर्जुमा करने के लिए ट्रांसलेशन ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडिया नाम एक तंजीम कायम की। मुस्लिम समाज को इस तरह उर्दू के ज़रिए मगरिबी इल्म से रोशनास किया गया और इस तरह से आप जो तस्वीर में नज़र आ रही है, मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने समाजी और मजहबी इस्लाहात, समाज में मुसलमानों की जो स्थिति उसको सुधारने के लिए जगह जगह इस्लाह कुन तंजीमें कायम की और समाजी खिदमत का काम आगे बढ़ाया। सेम इसी तरह से सिख समाज में भी कुछ मजहबी इस्लाहात हुई। सिख समाज में जो मजहबी इस्लाहात हुई उसे हम देखते हैं 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में सिखों में भी सिख समाज में इस्लाह हुई, जो अकाली तहरीक के तौर पर मशहूर हुई। उनकी इस्लाहात उनके गुरुद्वारों से शुरू हुई। गुरुद्वारों का इंतज़ाम करने के लिए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिति बनाई गई, जिसे सरकार ने कबूलियत दी और गुरुद्वारों का तमाम इंतज़ाम उस समिति को सौंपा गया। इसके अलावा अकाली तहरीक ने अमृतसर में खालसा कॉलेज नेज़ दीगर मकामात पर स्कूल कायम करके उनके इस ज़रिए मगरिबी तालीमात का फैलाव किया। मगरिबी तालीम का मतलब ही अंग्रेज़ी तालीम, क्योंकि जब अंग्रेज़ भारत में आए तब उन्होंने साथ में अपने अंग्रेज़ी लैंग्वेज भी लाई।
और ये जो तहरीकें जो तंजीमें हैं वो यही चीज़ है कि अंग्रेज़ी चीज़ों को, उनकी किताबों को समझ पाए, इसीलिए स्कूलें कायम की गई और उसमें मगरिबी तालीम को भी इम्पोर्टेंस दी गई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समाजी शोबों में कानून बनाने का अमल और भारतीय रद्द अमल। जो कानून बने उसमें भारतीयों का रद्द अमल क्या था? सामाजिक क्षेत्रे कायदाओं घडवानी प्रक्रिया અને भारतीय प्रतिभाव। जब तरक्की पज़ीर भारत के लोग ज़ी शऊर और फ़राख़ुल उसूल पर मुनहसर समाज की तश्कील न करने की कोशिश कर रहे थे, तब हुकूमत ने भी इस मसले के तहत जानिबदाराना रवैया अपनाया और कुछ 19वीं सदी के शुरुआत में हुकूमत के लिए चंद काबिल ज़िक्र समाजी इस्लाह का काम अंजाम दिया। समाज में बहुत सारे ऐसे रस्म व रिवाज थे जो कायदे सर भी गलती थे, और अगर हम देखें तो एक टाइप का मर्डर हो जाता था। जैसे दूध पीती लड़की अगर पैदा हो तो उसे पहले ही मार देना, ये चीज़ें एक लाइक अ मर्डर टाइप का हो जाता था। इसीलिए उसको बंद करने के लिए कुछ कानून बने और भारत में उसका रद्द अमल क्या था उसे देखते हैं। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने बंगाल में सती हो जाने की रस्म को गैर कानूनी जाहिर किया। जो एक रस्म होती थी सती की रस्म, तस्वीर में नज़र आ रहा है कि किस तरह से औरत के मर्द जब मर जाता था, शहीद हो जाता था, उससे भी सती होने की एक रस्म थी। ये एक टाइप का मर्डर ही था, इसीलिए बंगाल में इस रस्म को बंद किया गया। उसके बाद मुंबई और मद्रास सूबों में भी सती की रस्म का ख़ात्मा किया गया। दूसरा है लड़की को दूध पीती करके तिफली खून का करने का जो रिवाज था वो रिवाज भी बंद किया गया। उसके बाद है ईस्वी सन 1856 के मुताबिक हिंदू बेवाओं की शादी 9 की कबूलियत हासिल हुई। दूसरा ये भी था कि कई ज़ातों में अगर कोई औरत बेवा है, उसके बच्चे हैं, तो वो शादी नहीं कर सकती थी, लेकिन 1856 के कानून के मुताबिक वो भी दोबारा शादी कर सके, ये कानून पास किया गया। उसके बाद 1872 में शादी का कानून नाफिज करके 14 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी पर पाबंदी आयद की गई। जो तिफली शादी होती थी, 14 साल से छोटे बच्चों की शादी, उसको बंद किया गया। उसके बाद कसरुल अजवाज़ रस्म का भी गुनाह माना गया। एक से ज़्यादा शादियां जो करते थे उसको भी गुनाह माना गया और उसको भी बंद किया गया। इस तरह से जो बुरे रिवाज थे उनका ख़ात्मा किया गया। उसके बाद है कि चार्ल्स वुड के खरीदे के मुताबिक हुकूमत ने तालीम नस्वा के लिए स्कूलें शुरू की। चार्ल्स वुड का खरीदा मतलब एक जो फरमान था उसके मुताबिक हुकूमत ने भी तालीम के लिए अलग अलग स्कूलें शुरू की। कुछ वक्त के बाद लोगों में बेदारी फ़रोग पाई और आज़ादी की तहरीक की तरफ लोग भी गामज़न हुए, लोग भी आगे बढ़े, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो की जा रही थी वो सिर्फ़ और सिर्फ भारत को आज़ादी मिले उसी के लिए की जा रही थी। दूसरी इसमें हमें याद रखना है कि औरतों ने भी इसमें बहुत अपना अतिया दिया। जितने भी समाजी तहरीक चल रही थी उसमें औरतों ने भी अपना बहुत सा कीमती अतिया दिया। समाजी लेन देन में औरतों की आज़ादी और मसावियत का तनासुब भी बढ़ा। ये जो चीज़ें हो रही थी, समाज में सुधारा हुआ, यूँ आज़ादी की तरफ लोग गामज़न हुए और धीरे धीरे तरक्की हुई, कामयाबी हासिल हुई और एक वक्त आया जब भारत को आज़ादी मिली। जितने भी पॉइंट है यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, वो ख़त्म होता है। जितने भी पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको समझिए और पॉइंट में नोट डाउन कीजिए। थैंक यू।